हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का वन शॉर्ट लेक्चर। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इजीएस्ट चैप्टर्स है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटू सा है, जल्दी से कवर कर लेंगे। डिटेल में कवर कराऊंगी, हर टॉपिक कवर कराऊंगी, एक्रोनियम्स कीवर्ड्स के साथ कराऊंगी। ठीक है, केस स्टडी कहाँ से कैसी बनती है सब बताया जाएगा, सो टेंशन नहीं लेना है, बस स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। सो कमेंट सेक्शन में जाके तुम्हारी अटेंडेंस लगा दो एंड प्रॉमिस कर दो कि पूरा एंड तक लेक्चर देखोगे, अपना 100% देने वाले हो मेरे साथ यहाँ पर। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, हर जगह जाके फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज शुरू करें चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट वन शॉट लेक्चर। तो चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत ही आसान एंड छोटा सा चैप्टर है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर है हमारे बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बोलता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारी चीजें जो एक बिजनेस को अफेक्ट करती हैं पर उसके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, वो सारी चीजें जो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं पर मेरे कंट्रोल से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरे माँ बाप मुझे अफेक्ट करते हैं पर वो मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं अपने माँ बाप को संभाल सकती हूँ, मैं अपने माँ बाप को बोल सकती हूँ कि प्लीज ऐसा मत करो या वैसा करो, है ना। आई कैन कंट्रोल देम, दे कैन कंट्रोल मी। पर अगर ये दुनिया मेरे साथ कुछ कर रही है तो मैं दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर दुनिया मेरे बारे में कुछ बोल रही है मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो मेरे घर के बाहर हैं। तो मैं अपने घर के अंदर वाली चीजों को कंट्रोल कर लूंगी, अफेक्ट वो भी करती हैं पर वो कंट्रोलेबल है। पर मेरे घर के बाहर वाली चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए मेरे घर के बाहर जो भी कुछ हो रहा है इस दुनिया में, अफेक्ट तो वो मुझे करेगा ना, अफेक्ट तो करेगा, पॉजिटिव भी करे नेगेटिव भी करे, अफेक्ट करेगा। बट आई कांट कंट्रोल वट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, वही चीज हमारे बिजनेस के लिए भी है कि बिजनेस के घर के अंदर अगर एम्प्लॉय कुछ कर रहा है तो बिजनेस अपने एम्प्लॉय को संभाल सकता है, पर बिजनेस के घर के बाहर अगर कुछ हो रहा है तो बिजनेस कैन नॉट कंट्रोल इट, पर वो बिजनेस को अफेक्ट तो करेगा। तो वो सारी चीजें कुल मिला के सम टोटल करके बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाती है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या आती हैं? सम टोटल उन सारी चीजों का, वो सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, वो सारी फोर्सेस जो एक बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं पर फिर भी वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट तो करेंगी। इस दुनिया भर में कुछ भी हो रहा है वो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है पर वो बिजनेस को कंट्रोल अफेक्ट करेंगी, तो वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनती हैं। फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स क्या क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के? फीचर्स का एक्रोनियम क्या है? रिड्यूसेस। एक्रोनियम क्या है? रिड्यूसेस। ठीक है, आर से क्या आता है? रिलेटिविटी। आर से क्या आता है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब है हर बिजनेस अलग होता है और हर बिजनेस के ऊपर इस एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है वो भी अलग होता है। बहुत सिंपल बात है, अगर कोई मुझे कुछ बोले, शायद मैं ज्यादा इमोशनल हूं तो मैं रोने लग जाऊं। कोई स्ट्रांग बंदा होगा, उसको कुछ भी बोलते रहो वो नहीं रोएगा, वो स्ट्रांग है भैया, वो नहीं रोएगा, वो इमोशनल नहीं है। वही बिजनेस के साथ है, अगर बिजनेस छोटा है उस पर इम्पैक्ट भी छोटा होगा, बिजनेस बहुत बड़ा है तो उस पर इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, अगर बिजनेस स्पेसिफिक टू एजुकेशन है तो सिर्फ एजुकेशन बिजनेस को किसी चीज से इंपैक्ट होगा, अगर हेल्थ केयर है तो किसी चीज को उससे इंपैक्ट होगा, अगर बिजनेस इंडिया में है तो अलग इंपैक्ट होगा, बिजनेस चाइना में है तो अलग इंपैक्ट होगा। सो बिजनेस कैसा है, कौन सा है, किस तरीके का है, कहाँ पे है, किस चीज का है, उन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि उस बिजनेस पे उसके एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट सब पे पड़ेगा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इट इज रिलेटिव टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है, बिजनेस के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। ठीक है, ये डायनामिक है, पूरे तरीके से डायनामिक है। डायनामिक मतलब ऐसी चीज दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो बार बार बदलती रहती है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट फिक्स होता तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही क्या होती? पढ़ भी तो इसीलिए रही हूँ क्योंकि वो चेंज होता रहता है। कभी मोदी जी ने कुछ कर दिया, कभी ट्रंप ने कुछ कर दिया, कभी सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, दिल्ली में पोल्यूशन आ गया, है ना, बच्चों के पेपर आ गए, मैं बीमार हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है कि जैसे ही कुछ हुआ मैं उससे डील कैसे करूं, मैं उससे लड़ूं कैसे। ठीक है ना, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है। अनसर्टेन है, अनसर्टेन मतलब आई डोंट नो।
अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है फ्यूचर में। फ्यूचर में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है। कोविड का लॉकडाउन भी लग सकता है ना? कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, यू नेवर नो। तो फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता। ये जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है इसमें क्या चेंजेज़ आएँगे नहीं पता। पर जैसे ही चेंज आएगा, मुझे उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो सकता है दुनिया में, ठीक है? बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड। ईज़ी लगती है, जॉब ईज़ी नहीं है ये, ठीक है ना? तो इट्स नॉट ईज़ी। ये बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, बहुत मुश्किल है इसको समझना। मुश्किल क्यों है समझना? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। मतलब मतलब कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना? कि इकोनॉमिक भी है, टेक्निकल भी है, पॉलिटिकल भी है, ठीक है? सोशल भी है। तो बहुत सारे अलग-अलग डायमेंशंस हैं और ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, उसकी वजह से क्या होगा? आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी उसका दिखेगा। अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया, उसकी वजह से भी आपकी कुछ ना कुछ और चीज़ पे असर हो सकता है, ठीक है ना? तो ये जो अलग-अलग डायमेंशंस हैं, ये आपस में एक-दूसरे को अफ़ेक्ट करती रहती हैं और ये सारे डायमेंशंस को ना एक साथ पढ़ नहीं सकते हो। एक-एक, एक-एक करके इनको पढ़ना पड़ता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? एनवायरनमेंट हमारा। अगला है स्पेसिफिक फोर्स भी है, जनरल फोर्स भी है एनवायरनमेंट में। स्पेसिफिक फोर्स वो होती है जो सिर्फ आप ही की इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगी। यार अगर कॉमर्स के बच्चों का पेपर है, तो वो कॉमर्स के टीचर को ही तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना? एक डॉक्टर को क्या लेना-देना है कि कॉमर्स के बच्चों का पेपर है? मुझे लेना-देना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे अपनी रातों की नींद सैक्रिफाइस करनी है, डॉक्टर को तो उससे कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है? क्रिकेटर को तो कोई लेना-देना नहीं है, पॉलिटिशियन को तो लेना-देना नहीं है। तो जिसकी इंडस्ट्री, उसी को असर होगा स्पेसिफिक फोर्स का। कुछ जनरल फोर्सेस भी होती हैं। जनरल फोर्सेस कौन-सी होती हैं? स्पेसिफिक एंड फोर्सेस जनरली स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस कौन-सी होती हैं? जो हर किसी को सेम ही तरीके से इम्पैक्ट करें। जैसे कोविड का लॉकडाउन हुआ, तो मोदी जी ने क्या ये बोला था कि ये इंडस्ट्री बंद कर दो, ये इंडस्ट्री चलने दो? क्या ऐसा बोला था? नहीं। उन्होंने बोला था पूरा देश बंद कर दो। यही हुआ था ना? तो इट वाज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी इंडस्ट्री, इट वाज़ जनरल। तो जनरल फोर्स क्या है? जो हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे। स्पेसिफिक फोर्स क्या है? जो सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे। ठीक है? एक्रोनिम क्या है? रिड्यूसेस। इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्च्युनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है? अगर तुम एनवायरनमेंट को पढ़ लोगे, अगर एनवायरनमेंट को पहले से स्टडी कर लोगे, तो तुम्हें पहले से पता होगा क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या नया चेंज आने वाला है। तुम उसके लिए खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखोगे, पहले से प्लान बना के रखोगे और जैसे ही कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी, तुम पहले ही उसको ग्रैब कर लोगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अभी जो 10 मिनट डिलीवरी है, 10 मिनट डिलीवरी सबसे पहले किसने शुरू करी? ज़ेप्टो ने। तो वो फर्स्ट मूवर बन गया। अगर ज़ोमैटो ने पहले शुरू करी होती, तो ज़ोमैटो पहले ही कर लेता। पर ज़ोमैटो ने पहले से नहीं शुरू करी। जब ज़ेप्टो ने शुरू करी, उसके बाद ज़ोमैटो ने, स्विगी ने शुरू करी। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट मूवर थे। इनको पता था आज के टाइम में कोविड में ये ज़रूरी है। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गए। इससे आपको यूज़फुल रिसोर्सेज़ भी पहले ही मिल जाएँगे, आपके कॉम्पिटिटर नहीं पहुँच पाएँगे, उससे पहले ही आपको मिल जाएँगे सारे यूज़फुल रिसोर्सेज़, सारी अच्छी लेबर, अच्छे लोग आप पहले ही ले जाओगे, ठीक है? कोई थ्रेट है, कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल है, वो भी आपको पहले से ही पता चल जाएगा। अगर आप बिज़नेस एनवायरनमेंट की देख-रेख करते रहोगे, अगर देखते रहोगे कि क्या चल रहा है, तो पहले से ही आप सारे के सारे थ्रेट आइडेंटिफाई करके रखोगे। कोई भी चेंज आ रहा है तो चेंज से लड़ने के लिए भी आप तैयार रहोगे क्योंकि आप तो पहले से स्टडी करके बैठे हो ना अपने एनवायरनमेंट की। तो आपको तो पहले से पता है कि ये हुआ तो ये स्टेप लेना है, वो हुआ तो वो स्टेप लेना है। तो चेंज के साथ लड़ाई करने के लिए आप अपने हथियार लेके बैठे हो। ठीक है? इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि प्लान बनाना है फ्यूचर के लिए, पॉलिसी बनानी है फ्यूचर के लिए। अगर फ्यूचर को पढ़ोगे ही नहीं, तो प्लान कैसे बनाओगे? तो फ्यूचर को पढ़ना मतलब फ्यूचर में बिज़नेस एनवायरनमेंट में क्या कुछ हो रहा है, उसी की तो स्टडी करोगे। तो प्लान बनाने के लिए बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और इससे आपकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी ना जब तुम अच्छे प्लान बना रहे हो।
जब तुम अच्छे डिसीजन ले पा रहे हो, जब तुम चेंज के साथ लड़ पा रहे हो, जब तुम अर्ली मूवर एडवांटेज ले पा रहे हो, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी ही, ठीक है? अगला आता है डायमेंशंस, जो कि आई थिंक हमारा आखिरी ही टॉपिक है। डायमेंशंस का एक्रोनिम क्या है? स्पेल्ट, स्पेल्ट या फिर स्लेप्ट, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, है ना? सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। इफ यू सी, ये सारे के सारे जो डायमेंशंस हैं, ये बिजनेस की पहुंच के बाहर हैं, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है? एक एक करके सारे एनवायरनमेंट देखते हैं। सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक में बेटा तुम्हें जो भी लिखना है ना, तुम्हारी मैक्रो है ना, तुम्हारे पास मैक्रो है ना, मैक्रो का जो भी चैप्टर याद आता है ना, उसका नाम लिख देना। नेशनल इनकम, जीडीपी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिमांड, सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब तुम पढ़ते हो। अच्छा, फिर तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैंक, है ना, ये सब चीजें पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स में। यही सारी चीजें जो हैं, यही सारी चीजें जो हैं, ये क्या हैं? एलिमेंट्स हैं तुम्हारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। यही सारी चीजें जो हैं, ये अफेक्ट करती हैं तुम्हारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। यही सारी चीजें आती हैं तुम्हारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो इट इंक्लूड्स ऑल दोज फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन एनी बिजनेस, ठीक है? जैसे कि आपके इंटरेस्ट रेट हो गए, पढ़ते हो ना, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, पढ़ते हो ना मैक्रो में, वही इंटरेस्ट रेट की बात है। इन्फ्लेशन, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है? इसके अलावा कुछ भी लिख देना, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड लिख देना, एग्रीगेट सप्लाई लिख देना, चेंज इन इनकम, नेशनल इनकम तो हो गई, जीडीपी के बारे में लिख देना, ठीक है? एक्सचेंज रेट के बारे में लिख देना। ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमी में ही आती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज और कंडीशंस जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी बिजनेस को। इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई? कि तुम डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, या अंडर डेवलप्ड हो, कैसे देश में हो। अमेरिका का बिजनेस अलग होगा क्योंकि वो डेवलप्ड है, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे बिजनेसेस के लिए कंडीशन अलग है। अफ्रीकन नेशंस काफी सारे अंडर डेवलप्ड हैं, तो वहां लोग नहीं कर पाते हैं बिजनेस क्योंकि वहां गरीबी बहुत ज्यादा है। सो इट डिपेंड्स, ओके, कि तुम्हारा डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारे बिजनेस को गवर्नमेंट से कैसी सपोर्ट मिल रही है, तुम्हारे बिजनेस को कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स कैसे मिल रहे हैं। अगला है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपनी फिस्कल पॉलिसी लेके आती है, ठीक है? गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी लाती है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज लाती है कि कौन कितना ट्रेड कर सकता है, कि इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है आपके लिए। एंड इकोनॉमिक सिस्टम, सिस्टम क्या हो गया आपका? कि आपका मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, जहां प्राइवेट लोग भी हैं और सरकार भी है, या सोशलिस्ट है कि सिर्फ सरकार ही करेगी, या एकदम कैपिटलिस्ट है कि बिजनेस सिर्फ प्राइवेट लोग ही करेंगे, सरकार नहीं करेगी, ठीक है ना? तो इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो आपका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं? जैसे हम लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज की पॉलिसी लेकर आए थे, है ना? इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपका, मतलब वो सारी चीजें आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगी इकोनॉमिकली, ठीक है? सोशल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? तुम्हारी सोसाइटी, उसकी ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड, कल्चर, फेस्टिवल्स, ठीक है? बहुत एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देती हूँ बच्चों को कि इंडिया में गऊ हमारी माता है ना? काऊ, गऊ माता होती है हमारी, है ना? गाय, गाय, है ना? तो गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो इंडिया में गाय हमारी माता है, ठीक है? तो हम गाय का जो बीफ होता है इंडिया में, वो प्रोहिबिटेड होता है कि अगर तुम इंडिया में हिंदू लोगों को स्पेशली गाय का बीफ वाली जो खाना है अगर वो बेचने लग गए ना, तो तुम्हारा बिजनेस बंद तो होगा ही, जल गया कि मर गया कि काट दिया कि वो भी हो सकता है इंडिया में, है ना? मतलब बंद तो हो ही जाएगा बिजनेस, ये तो पक्का है ना? और कुछ तुम्हारे साथ हो जाए वो अलग बात है। तो इसलिए जितने भी ये मैकडोनल्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जितने भी एमएनसीज हैं, ये इंडिया में मेक श्योर करते हैं कि अपने बर्गर्स में इन सब चीजों में बीफ ना डालें, क्योंकि इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है, सोशल वैल्यू है कि गाय हमारी माता है, तो हम बीफ नहीं खाते हैं, ठीक है ना? तो इंडिया में अगर मैकडोनल्ड बीफ बेचने लग गया तो भैया टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो इसलिए मैकडी फॉर एग्जांपल बाहर के देशों में अपने बर्गर्स में बीफ वगैरह बेचते हैं।
पर इंडिया में सिर्फ चिकन वाले बेचते हैं, इंडिया में बीफ नहीं चलेगा तो वो नहीं बेचते। सो दे आर मेकिंग श्योर कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश के ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को फॉलो करें, वरना वो देश तुम्हें बॉयकॉट कर देगा। मतलब सरकार करे ना करे, लोग तुम्हारे को खा जाएंगे, लोग मार देंगे तुम्हें, लोग बॉयकॉट कर देंगे। तो तुम लोगों के साथ ना लड़ नहीं सकते, उनके कल्चर्स को, उनके रिलीजन को, रिलीजियस बिलीफ्स को, फेथ को चैलेंज नहीं कर सकते। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें अपना बिजनेस उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है? ऐसे ही जब हमारे नवरात्रे आते हैं, तो भी ये मैकडी वगैरह अपनी कई-कई जगह पे होता है कि अपनी नॉन-वेज रेंज 1 हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन ही चलाते हैं। ठीक है? चलो, तो सोशल में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स ऑल दोज़ फोर्सेस ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट दैट आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी इन व्हिच द बिज़नेस ऑपरेट्स। ठीक है? तो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में तुम काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें करना पड़ेगा। अमेरिकन चीज़ें इंडिया में नहीं कर सकते, इंडियन चीज़ें अमेरिका में नहीं कर सकते। ठीक है? सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करो तो अच्छे रहोगे। टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम बदलती रहती है। ठीक है? इसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं, या तो काम करने का तरीका ही नया ढूँढ लो या काम नया ढूँढ लो। ठीक है? या तो तुम गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोड्यूस करने का नया तरीका ढूँढ लो। ठीक है? न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्कवर न्यू वेज ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। कोई प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विस बनाने का नया तरीका ढूंढ लो, काम करने का नया तरीका ढूंढो, जिससे कि बेटर हो, एफिशिएंसी ज्यादा आए, जल्दी काम हो सके, सस्ते में काम हो सके। जैसे कि एआई है, एआई ने आपके बहुत सारे काम बहुत इजी बना दिए हैं। मतलब मेरे लिए पर्सनली तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स बनाना, पीवाईक्यूज फाइंड आउट करके उनके आंसर्स भी डालना, सब कुछ डालना, एआई ने बहुत इजी बना रखा है। ठीक है ना? जिन चीज़ों में पहले मेरा पूरा-पूरा दिन लग जाता था, अब मैं वो 2-4 घंटे में कर पाती हूँ, ठीक है? पूरा-पूरा दिन भी नहीं, आई स्टिल रिमेंबर पहले मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तुम्हारे लिए जो हम सीरीज़ लेके आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है? मैं एक-एक क्वेश्चन खुद डालती हूँ, उसका आंसर भी खुद डालती हूँ, खुद क्वेश्चन सारे पढ़ती हूँ, जो बार-बार रिपीट होते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन डालती हूँ। तो इतना सब करने में ना पहले बहुत टाइम लगता था, एक-एक हाथ से डालना पड़ता था, पर अब एआई की मदद से वो चीज़ ईज़ी हो गई है। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है? आंसर बताती हूँ, मेरे काफ़ी काम ऑटोमेट हो जाते हैं एआई की वजह से, ठीक है? तो एआई आपके काम को ईज़ी बनाता है। से मतलब इंसान तो अभी भी लगेगा, है ना? मैं एआई को बोलूँ कोई भी क्वेश्चन डाल दो, वो नहीं हो सकता ना, वो तो कुछ भी डाल देगा। उसको थोड़े ना पता है कि पीवाईक्यू कौन से हैं। उसको नहीं पता कि कौन-सा बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मुझे ही बताना पड़ेगा, बट वो स्टिल मेरे काम बहुत आसान बना देता है, क्वेश्चन की सही प्लेसमेंट कर देता है, उसके साथ उसका आंसर सही जगह पे डाल देता है, ठीक है? लेफ्ट राइट करना हो, फ़ॉन्ट बड़ा-छोटा करना हो, वो काफ़ी काम एआई कर देता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है टेक्नोलॉजी में, उससे बिज़नेस का काम आसान हो जाता है, ठीक है? फिर है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिक्स जो है, याद रखना, पॉलिटिक्स का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। मतलब अगर मैं बोलूँ कि बीजेपी ने कुछ कर दिया, कांग्रेस ने कुछ कर दिया, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, दैट इज़ पॉलिटिक्स। पर अगर मैं बोलूँ सरकार है और सरकार ने कोई रूल पास कर दिया, कोर्ट है, कोर्ट ने कोई रूल पास कर दिया, कोई लॉ पास हो गया, देन दैट इज़ नॉट पॉलिटिकल, दैट इज़ लीगल। याद रखना। मतलब अगर मेरे देश ने दूसरे देश के साथ कोई बातचीत करी है इंडिया ने अमेरिका के साथ, दैट इज़ पॉलिटिकल। क्यों? अरे यार, मेरे मतलब हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है इन पावर, उसका दिल किया, उसने बात कर ली, उसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं होता, ठीक है? तो दैट इज़ पॉलिटिकल। पर जब कोई रूल पास हो जाता है, कोई लॉ बन जाता है, कोर्ट की कोई ऑब्जर्वेशन आती है, तो वो सारी चीज़ें लीगल होती हैं। पॉलिटिकल और लीगल में ही तुम्हें ज़्यादा डिफरेंस समझने की दिक्कत होती है, बाकी तो ईज़ी होते हैं, ठीक है? बट तुम समझ लो, जो पॉलिटिकल है, उसमें बेसिकली क्या है, देश की पॉलिटिकल कंडीशंस की बात होती है, ठीक है? जैसे कि जनरल स्टेबिलिटी है कि नहीं, पीस है कि नहीं, शांति है कि नहीं देश में, सरकार का एटीट्यूड, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स द बिज़नेस। तो कहते हैं कि किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं। मतलब सरकार, इंडिया में ना कितना भी तुम बोल लो कि ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है, पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, हमेशा हमारी सरकार 5 साल पूरे करती है, पर पाकिस्तान में देखो, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तब से लेकर के कभी भी 5 साल किसी सरकार ने पूरे करे ही नहीं है। पहले ही कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है, सरकार पहले ही हट जाती है। वो गलत है, वो बहुत गलत है। कोई भी सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो इंडिया की सरकार को तुम्हें कैसी भी लगती है, एटलीस्ट स्टेबल तो है, ठीक है? शांति है, हमारे देश में तो बहुत है कंपैरेटिवली, टच वुड, है ना? पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल शांति नहीं है, काफ़ी देशों में नहीं है, ठीक है? सरकार का क्या एटीट्यूड है तुम्हारे बिज़नेस के लिए? जैसे
दिल्ली में केजरीवाल सरकार जो थी, उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था टुवर्ड्स स्कूल्स और कुछ मुझे नहीं पता उन्होंने किया है कि नहीं, बट स्कूल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो जिसका भी स्कूल रिलेटेड बिज़नेस होगा, एजुकेशन रिलेटेड बिज़नेस होगा, उनको फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही सरकार का तुम्हारे बिज़नेस के टुवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है? आजकल सरकार का सोलर एनर्जी के टुवर्ड्स बहुत अच्छा एटीट्यूड है, तो जितनी भी सोलर एनर्जी की कंपनीज़ आ रही हैं, उनको भर-भर के सब्सिडी मिल रही है, ठीक है? गवर्नमेंट की कैसी टाइप है, सिंगल पार्टी है, मल्टी पार्टी है, बाय पार्टी है, ठीक है? अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? ये सब पॉलिटिकल उसमें आएगा। लास्ट है लीगल एनवायरनमेंट स्पेल्ट हाँ, हो गया सारा, है ना? लीगल एनवायरनमेंट में क्या है कि तुम्हें जो भी लॉज़ हैं तुम्हारे देश के, वो तुम्हें ओबे करने पड़ेंगे। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आपको नॉलेज होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? इज़ अ प्री-रिक्विजिट फॉर बेटर बिज़नेस परफॉर्मेंस। तो कहते हैं कि ना हर देश के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज़ होते हैं, वो लॉ आपको पता होने चाहिए, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए और वो लॉ आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, अबाइड बाय करने पड़ेंगे। अगर कल को तुम्हें पुलिस ने पकड़ा, सरकार ने पकड़ा, यू कांट से कि मुझे तो पता ही नहीं था ये लॉ है। सरकार 2 थप्पड़ मारेगी और बोलेगी तेरी ज़िम्मेदारी है, तुझे पता होना चाहिए था। हमें न हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है तुम्हें बताना। तुम्हें पता है बाय द वे ये चीज़ तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम्हें सारे रूल पता होने चाहिए। सरकार ने अपनी किताबों में लिख रखे हैं रूल, पब्लिश कर रखे हैं चलो गूगल वगैरह पे, पर अगर तुम कल को पकड़े गए तो तुम नहीं बोल सकते कि सर मुझे तो पता ही नहीं था ये रूल है। सरकार कहती है ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह कि तुम्हें सारे रूल पता होने चाहिए। मतलब इस वज़ह से मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बुरा है देखो। जब हमें लॉ पता होने चाहिए, तो हमें 12th तक किसी भी क्लास में थोड़ा-सा भी लॉ क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट 10th तक एक सब्जेक्ट एक क्लास में होना चाहिए, जिसमें कुछ बेसिक लॉज़ की जानकारी होनी चाहिए। है ना? कि अगर बेसिक इतनी ये चोरी करी, ये मर्डर किया या ये किया या वो किया तो तुम्हारे क्या उसके साथ तुम्हारा क्या होगा? है ना? लड़कों को उस रिलेटेड बताना चाहिए कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत किया तो लीगल क्या एक्शन तुम्हारे पे लिया जाएगा। हमारे लिए बोला जाता है कंपल्सरी है तुम्हें लॉ पता होना चाहिए, पर 12th तक पढ़ाया ही नहीं जाता है। 12th के बाद लॉ के फील्ड में जाओ तो पता है तुम्हें लॉ, वरना किसी को पता ही नहीं है कि लॉ क्या है। एंड दिस इज़ सो रॉन्ग, है ना? एटलीस्ट एक क्लास में एक सब्जेक्ट तो बेसिक लॉ का पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? बट एनीवेज़ सो कहते हैं कि तुम्हारे देश के जो भी लॉ है वो तुम्हें ओबे करने पड़ेंगे, देयरफॉर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, ठीक है? तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, तो तुम्हारी गलती है, सरकार की गलती नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या आता है? किसी भी लेजिस्लेशन को पास किया है सरकार ने, किसी भी कोर्ट का, किसी भी कमीशन का, किसी भी एजेंसी का कोई भी अगर डिसीजन है, जजमेंट है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा, एक आखिरी टॉपिक रह गया डिमोनेटाइजेशन का और जीएसटी का भी आई थिंक इसी में आता है। नहीं, बस एक डिमोनेटाइज़ेशन का और टॉपिक रह गया। डिमोनेटाइज़ेशन क्या था? सरकार ने हमारे जो है 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, व्हिच वाज़ 86% ऑफ आवर करेंसी जो रातों-रात सरकार ने बोला था कि ये कल से यूज़ में नहीं आने वाली है। 8 नवंबर 2016 को ये करी गई थी। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, तो मैं 2 मिनट में छोटा-सा ही आपको बता रही हूँ। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे के करीब मोदी जी आए थे मेरे घर नहीं आए थे ऑब्वियसली, टीवी पे आए होंगे, कहाँ आए थे? टीवी पे ही आए थे। मैंने तो टीवी पे ही देखा था। तो मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला था कि मेरे मित्रों, साथियों कल से 500 और ₹1000 के नोट बंद कर दिए जाएँगे। ये कल से तुम यूज़ नहीं कर सकते। 86% ऑफ हमारी जो करेंसी थी, वो 500 और 1000 के नोटों की थी, जो कि एक ही रात में, एक ही झटके में बंद हो गई थी। आई स्टिल रिमेंबर 8 बजे के करीब का कुछ ये सीन था। मेरे पेरेंट्स लिटरली लिटरली जस्ट उसी टाइम साथ के साथ उठ के बैंक गए थे, मतलब सब लोग उसी टाइम चले गए थे। बैंक उस दिन बैंक खुले थे, रात को 12 बजे तक बैंक खुले थे और उसी टाइम बैंक के बाहर बड़ी-बड़ी लाइनें लग गई थी। हड़बड़ी मच गई थी कि भाई जल्दी-जल्दी करवाना है। तुम लोग तो आई थिंक उस टाइम और भी छोटे होगे, तुम्हें इतना नहीं ध्यान होगा। बट हाँ, उसी टाइम बैंक के बाहर लाइन्स लग गई थी, हड़बड़ी मच गई थी कि भाई जल्दी-जल्दी नोट बदलवाओ, हमारे पास तो था भी नहीं कुछ। फिर भी चलो ठीक है। तो 86% ऑफ जो है डिमोनेटाइज़ हो गई थी। फीचर्स क्या हैं डिमोनेटाइजेशन के? इट इज़ व्यूड एज़ अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। सरकार ने बोला था कि ना टैक्स चोरी हो रही है, काला धन है हमारे देश में बहुत ज़्यादा और वो सब कुछ खत्म हो जाएगा इसके थ्रू। तो इसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर बोला गया था। सरकार ने इसके थ्रू बोला था कि आज के बाद जो टैक्स की चोरी है, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करी जाएगी। बेसिकली क्या होता है ना, अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता है, तो वो सरकार को पता चल जाएगा।
अकाउंट में तो पता चल जाएगा ना, बैंक अकाउंट सरकार के पास है पैन कार्ड के थ्रू, तो तुम्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पर अगर कैश में पैसा आया तुम्हारे पास, तो सरकार को तो नहीं पता कि तुम्हारे पास पैसा आया, तो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ने कैश बंद ही कर दिया था। तो तुम्हारे पास जो भी कैश था, या तो उसको बैंक में जमा कराओ, बैंक में जमा कराओगे सरकार को पता चलेगा और टैक्स देना पड़ेगा, या फिर उसको फूक दो, क्योंकि अब तो उसकी वैल्यू जीरो ही हो गई है, अब तो वो पुराने नोट चलेंगे नहीं, तो या तो उसको फूक दो, आग लगा दो। लिटरली बहुत लोगों ने आग लगाई है, बहुत लोगों ने पानी में बहाए हैं नोट, ठीक है। या फिर सरकार को दे दो, बैंक में जमा कराओ और फिर टैक्स भरो, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग द सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। आपका जो सेविंग्स था वो बैंक में चला गया था, तो बैंक के पास पैसा इकट्ठा हो गया था, और बैंक तो आगे लोन दे दे के, है ना, मनी मल्टीप्लायर करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, और इससे हमारी एक कैश लाइट इकोनॉमी बन गई थी। एक अच्छी चीज हुई है डिमोनेटाइजेशन के बाद, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब शुरू हो गया, यूपीआई स्टार्ट हो गया, उससे पहले नहीं था। यूपीआई सिस्टम उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद आज हम 10-10 रुपए भी पेटीएम करते हैं, है ना। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड इंडिया का यूपीआई सिस्टम बहुत अच्छा है, दुनिया भर में जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट है। तो ये एक चीज डेफिनेटली अच्छी हुई है। बाकी काला धन कोई इतना बाहर नहीं आया था, टैक्स में कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं आई थी, लोग जो है बस लाइनों में लग लग के पागल हो गए थे, वो सब काफी बुरे तरीके से इंप्लीमेंट किया था सरकार ने। पर यूपीआई अच्छा हुआ, एक ये चीज थी, ठीक है। चलो, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो डन, कि हाँ हमने पूरा चैप्टर कर लिया है खत्म। आधे घंटे कुछ की वीडियो है, छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा वन शॉट है। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।